हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 7 चैप्टर 15। आज के चैप्टर का नाम है जंगल की मौत पर शोक गीत। ये एक पर्यावरण लेख है। प्रस्तुत पर्यावरण लेख में बताया गया है कि प्रकृति और मानव का संबंध पुरातन, अटूट और आत्मीय है। इस लेख के माध्यम से उस दर्द को आवाज दी गई है जिसे लेखक ने वर्षों बाद अपने गांव लौटने पर वहां की बदहाली को देखकर महसूस किया। एक और पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं तो दूसरी ओर प्रकृति से युगों का आत्मीय संबंध भी बिखरता जा रहा है। प्रस्तुत लेख प्रकृति और प्रगति के बीच के द्वंद्व को दर्शाते हुए इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि कहीं वह दवदंड चुपके चुपके मानवता की मौत की ओर न धकेल दे। आइए पढ़ के जाने। तो यहाँ पर हम क्या है, पहली बात ये एक पर्यावरण के ऊपर लेख है और इसमें प्रकृति और मानव के संबंध यानी पुरातन, अटूट और आत्मीय है, इसमें ये बताया है। इस लेख के माध्यम से जो एक दर्द को आवाज दी है जिसे लेखक ने वर्षों बाद अपने गांव लौटने पर बदहाली को देखकर महसूस किया। जिस तरीके से पारिवारिक रिश्ते जो है वो टूट रहे हैं और दूसरी ओर जो हमारी प्रकृति है से युगों का आत्मीय संबंध भी बिखरता जा रहा है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकृति और प्रगति के बीच द्वंद्व को दर्शाते हुए एक तथ्य। चलो हम आगे पढ़ते हैं। अरसे बाद गांव लौटा था, परंतु गांव में गांव जैसी कोई चीज बाकी नहीं थी। सादगी की जगह शोबाजी के ने ले ली थी। सुनारी लोहारी बड़ेगिरी जैसी धंधों की जगह राजनीतिक दलों के झंडे नजर आ रहे थे। चौपाल का नामो निशान नहीं बचा था। उसका स्थान थाना और कोतवाली ने ले लिया था। अस्पताल का घना जंगल पुरानी सभ्यताओं आसपास का घना जंगल पुरानी सभ्यताओं की तरह गायब था। पेड़ के शिकारियों ने बड़ी बेदर्दी से उनका शिकार किया था। दूर तक फैली पेड़ रहित जमीन ऐसे गंजे की तरह दिखाई देती थी जिसके सिर पर छतरी ना हो और सूरज की धूप सिर पर सीधा पड़ रही हो। तो यहाँ पर वो कहता है लेखक है वो बताता है कि वह अरसों बाद गांव लौटा था, लेकिन गांव में गांव जैसा कुछ था ही नहीं। जो शिकारी थे पेड़ों के उन्होंने सारे पेड़ काट दिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गंजा जमीन की बस सीधा धूप सर पे पड़ रही है, ना कोई छाव के लिए पेड़ था ना कुछ। धीरे धीरे करके लोगों ने हर जगह नई नई चीजें यानी बस कई स्थानों यहाँ पर सुनारी लोहारी बड़ेगिरी जैसे धंधों की जगह राजनीति दलों के झंडे नजर आ रहे थे। चौपाल का तो नामो निशान नहीं था। लोगों ने पेड़ पौधे सब काट दिए थे। नदी के साथ भी काफी छेड़छाड़ हुई थी। किनारे के बांस के जंगल को बेदखल कर वहां गत्ते का एक कारखाना आ बैठा था। उसने नदी की पवित्रता नष्ट कर दी थी। सफेद जल की जगह अब उसमें कारखाने का काला पानी बहता था। चिमनी के धुएं ने हवा को भी बीमार कर दिया था। अपने गांव में मैं अजनबी की तरह खड़ा था। मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था। निराश हो मैं इक्के दुक्के पेड़ पौधे, नदी और बची कुची पहाड़ियों से अपना बचपन तलाशने लगा। अब आगे क्या हुआ, यहाँ पे वो कहता है कि नदी के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। क्यों? क्योंकि जो पानी बिल्कुल सफेद सा था अब वो बिल्कुल केमिकल जैसा काला हो गया है। हवा में भी प्रदूषण की दूषित हवा फैल रही है। मैं पुराने जो बचे कुचे नदी या पेड़ पौधे से उनको देखकर मैं अपना पुराना ननिहाल ढूंढ रहा था। यहाँ के लोगों को देख के लगता है कि मैं यहाँ पे अब किसी को जानता ही नहीं। घूम फिरकर मैंने एक पुराने परिचित बूढ़े बरगद को ढूंढ निकाला। मैं दौड़कर उसके तने से लिपट गया जैसे कोई बच्चा अपने बाबा की टांगों से लिपट जाता है। मैंने कहा, बाबा मुझे पहचाना? मैं गुड्डू हूँ। बचपन में तुम्हारी जटाओं में अक्सर सर्कस के कलाकार की तरह झूला करता था।
बरगद बाबा मुस्कुराए, बोले, भूलना चेतन प्राणियों का गुण है। हम जड़ जीव कभी के परिचितों को नहीं भूलते। तुम्हारी तरह सैकड़ों बच्चों ने मेरी छाया में लुका छिपी का खेल खेला है, मैं किसी को नहीं भूला। तो अब क्या हुआ, अब घूम फिर कर उसे पुराना बरगद का पेड़ दिखा बच्चों। तो वो बरगद के पेड़ को इस तरह गला लगाया जैसे एक बिछड़े माँ बाप से एक बच्चा मिलता है। उसने बरगद के पेड़ को गले लगाते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे बाबा, तुमने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जो बचपन में तुम्हारे साथ खेलता था। तो बरगद का पेड़ कहता है, भूलना तुम मानव की निशानी है, हम जड़ जीव हैं, हम किसी को नहीं भूलते। मेरे तो तुम्हारे जैसे कई बच्चे मेरे आंगन में खेले कूदे हैं। मेरी प्रसन्नता का परवाह नहीं रहा। मैंने कहा, बाबा यहाँ सब कुछ बदल गया, सारा जंगल साफ है, यह नारियल चाचा भी नहीं दिख रहे हैं जो बच्चों को देखते ही अपने फल टपकाने लगते थे। तो वो पेड़ से कहता है कि सब कुछ बदल गया, अब यहाँ पर तो वो नारियल चाचा भी नहीं दिखते जो बच्चों को देखते ही अपने नारियल टपका देते थे। बरगद बाबा हंसे, बोले, वही ना जिसने तुम बच्चे नेहरू चाचा कहते थे और मुझे गांधी बाबा। बाबा की बात से स्मृति पर पड़ी धुंध अचानक साफ हो गई। मैंने अनाहत होकर कहा, याद आया, आप दोनों के बीच एक सागौन चाचा भी थे जिन्हें हमने सरदार पटेल नाम दिया था। बरगद बाबा बोले, अच्छा, वह जिसको काटने की कोशिश में लकड़ी चारों की कुल्हाड़ियां टूट जाया करती थी। सचमुच वह पेड़ लकड़ी नहीं लोहा था। मैंने कहा, उस जमाने के पेड़ों की बात ही कुछ और थी बाबा, बड़े स्वाभिमान से आकाश से सर उठाए खड़े रहते थे। पेड़ों की नई पीढ़ी में कहाँ है वह दमदम, थोड़े से बचे हैं, वह भी खेतों से दूर कैसे सहमे से खड़े हैं, जैसे कोई पत्थर उठाकर मारने वाला हो और वे भागने की तैयारी में हो। तो वो कहता है, जो बरगद पापा के जो होते हैं वो हंस पड़कर कहते हैं, वही ना जिसको तुम चाचा नेहरू कहते थे और मुझे गांधी नाम दिया था। तो कहता है, हाँ, और उसके अलावा वो उसे एक और की याद दिलाता है जिनको तुम सरदार पटेल कहते थे। वो कहता है कि आप दोनों के बीच एक सागौन चाचा भी थे जिसको हम सरदार पटेल कहते थे। बरगद का पेड़ बोला, अच्छा, वह तो लगता था जैसे लोहे का बना हो। क्यों? क्योंकि इसे तोड़ने में सारी कुल्हाड़ी टूट जाती थी। तो लेखक क्या कहते हैं, ये आदमी क्या कहता है कि कहते कि आज के पेड़ों में वो बात ही नहीं रही, ऐसा लगता है कि बस एक हवा का झोंका आएगा और उड़ जाएंगे। पहले के पेड़ बड़ी ही निडरता से खड़े रहते थे, लेकिन अब वो जंगल में ऐसे कहीं खोए हुए हैं जैसे मानो कोई अभी पत्थर मारेगा और वो डट के भाग जाएंगे। बरगद बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे, वे मनुष्य की बर्बरता के शिकार है, आदमी को देखते ही सहम जाते हैं, डरते हैं कि कहीं काट ना डाले जाएं। आदमी ने शायद निश्चय कर लिया है कि वह पृथ्वी से पेड़ों की नस्ल नष्ट करके ही रहेगा। नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी को अपने सामने कटते देखा है, इसलिए अंतकित और डरी डरी नजर आती है। मैंने कहा, शुक्र है, पुरानी पीढ़ी की निशानी आज बाकी हैं। बाबा व्यंग से मुस्कुराए और बोले, शायद धार्मिक भय से मुझे बख्श दिया, शास्त्रों में मुझे पूज्य जो बताया है। मैंने अचरज से पूछा, लेकिन बाबा, एक साथ पूरा जंगल कैसे काट दिया गया? अब बरगद का पेड़ जो है वो कहता है कि मनुष्य तो बिल्कुल ऐसे ठान लिया मनुष्य ने कि वो बस अब सारे पेड़ काट के रहेंगे, बस इक्के दुक्के ही छोड़े हैं, और मुझे भी शायद इसलिए छोड़ दिए क्योंकि मुझे पूज्य माना गया है, वरना वो मुझे भी काट देते। तो वो उनसे पूछता है कि एक साथ पूरा जंगल कैसे काट दिया? बाबा अतीत में डूबते उतारते से बोले, बरसों पहले सरकार का इजाजतनामा लेकर दिल्ली से एक नादिर शाह आया था। सैकड़ों कुल्हाड़ियाधारी सिपाही उसके साथ थे। उसने हाथ उठाकर कत्ले आम का हुक्म जारी कर दिया। एक एक कर सारे साथी कत्ल कर दिए गए। मैं पथराई आंखों से देखता रह गया, कोई भी तो नहीं बचा। इतना कहकर बाबा बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। मेरी आंखें भी गीली हो गईं। बाबा पूरी एक पीढ़ी के नष्ट होने का शोक में डूब गए थे। मैंने सांत्वना देने की कोशिश की, पर वह निरर्थक थी। प्रणाम कर मुझे आगे बढ़ना पड़ा।
तो अब क्या हुआ, वो कहते हैं कि एक बार की बात है कि बाबा अतीत में ढूंढते हुए बोलते हैं कि बरसों पहले सरकार का इजाजतनामा लेकर दिल्ली से एक नदीशाह आया। उसने कत्लेआम का हुक्म दिया, एक एक करके सारे पेड़ कट गए। फिर वह अपने सारे पेड़ों की पूंजी को याद करते हुए रोने लगते हैं। यह उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है पर वो बेकार रही। वह अपने अतीत की यादों में डूबकर बरगद का पेड़ काफी रोने लगता है। अब वह उसे नमस्कार करके आगे बढ़ता चला। दूर जाने पर कुछ पीढ़ियां दिखाई दी। मैंने उनसे पूछा, यहाँ तो ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, वह कहाँ अदृश्य हो गए? उनमें से एक पहाड़ी बोली, हम ही है वो पहाड़। आदमी ने ऑपरेशन कर हमारा रूप बदल दिया है, अब हम पहाड़ियां हैं। बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं इसी गांव का हूं। एक सयानी सी पहाड़ी बोली, तुम भोले गुरुजी के लड़के हो ना? अब तो बाल बच्चेदार हो गए होंगे। मैं खुशी से उछल पड़ा, तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन उन दिनों तुम यहाँ नहीं हुआ करती थी। तो अब क्या हुआ, अब जब वो आगे और पहाड़ियों को देखकर ये आसपास का दृश्य दिखने लगे, यहाँ तो पहाड़ हुआ करते थे बड़े बड़े। तो पहाड़ियाँ कहती हैं कि अब हम पहाड़ियाँ हैं और हमें भी हमारा भी ऑपरेशन करके हमें ऐसा बना दिया गया है। वो कहता है, मुझसे मजाक मत करो, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो वो उसे याद दिलाती है, वो कहती है, तुम तो वही हो ना, उन्हीं के बेटे हो ना, अब तो तुम बच्चे वाले हो गए होंगे। तो वो मुस्कुरा कर कहते कि तुमने मुझे पहचान लिया, बट जब तो तुम यहाँ नहीं थी। सयानी पहाड़ी बोली, उन दिनों में पहाड़ थी, मेरा कद आसमान छूता था, बादल मुझसे टकराकर बरस पड़ते थे, तथा पता नहीं कैसे आदमी को एक दिन मेरे भीतर छिपे लोहे का पता चल गया। बस बड़ी बड़ी मशीनों से हमें काटना और लोहा निकालना शुरू कर दिया। हम सब पहाड़ से पहाड़ी बना दिए गए। अब तक किश्त दर किश्त कटना जारी है। पेड़ों की तरह एक दिन हम पहाड़ों को भी धरती से गायब हो जाना है। पहाड़ी के स्वर में गहरी पीड़ा थी। वह लाखों बरसों से मनुष्य और प्रकृति के बीच चले आ रहे प्रेम की टूटन से उपजी थी। तो वो पहाड़ी कहती, जब मैं पहाड़ हुआ करती थी, अब धीरे धीरे करके पता नहीं कैसे किस मनुष्य को पता चल गया कि हमारे अंदर लोहा है। अब धीरे धीरे करके हमें भी काट काट के सारा लोहा निकालना है, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे पेड़ों के साथ साथ पहाड़ भी नहीं रहेंगे। मेरा हृदय विषाद से भर गया। अपने मनुष्य होने पर शर्म आने लगी। भारी मन लिए मैं वहां से आगे बढ़ गया। थकान महसूस होने पर मैं एक खेत में मेड़ पर बैठ गया। अचानक कहीं से आवाज आई, कैसे हो गुड्डू भैया? अब उसका जो हृदय है वो बहुत ही ज्यादा पीड़ित होने लगा और उसे अपने मनुष्य होने पे शर्म आने लगी। फिर वो जब आगे बढ़ा, अचानक से जब वो एक मेड़ पर बैठा तो अचानक से एक आवाज आई, कैसे हो गुड्डू भैया? मैंने चकित हो चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। एक हंसी फूटी और आवाज आई, मैं भूत नहीं, खेत बोल रहा हूं। मुझे भूल गए क्या? मैंने आश्चर्य से पूछा। तुम मुझे कैसे जानते हो? खेत खिलखिलाया। तुम 8-10 बरस के रहे होंगे जब मैं खेत नहीं चारागाह था। याद करो, तुम साइकिल सीखने आया करते थे। तुम्हें कई बार गिरते और रोते देखा है। अब वो उससे हंस के कहता है कि कोई भूत नहीं हूं मैं, ये हरियाली यानी मैं खेत बोल रहा हूं। तो कहता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? कहता है, क्योंकि पहले मैं खेत नहीं, मैं हरियाली हूं। वो कहते हैं, खेत खिलखिलाता हुआ उसने पूछा, जब तुम 8-10 बरस के थे और मैं जब खेत नहीं चारागाह था। और याद करो, तुम मेरे पास साइकिल चलाने आते थे, मैंने तुम्हें गिरते और रोते हुए भी देखा है। मुझे याद आया, घास का सारा भरा मैदान, चारों ओर बड़े बड़े पेड़। पहचान लेने पर मन आनंद से भर गया। मैंने पूछा, तुम चारागाह से खेत कैसे बन गए? खेत भरे गले से बोला, आदमी ने पहले जंगल को खदेड़ा, जैसे आयों ने अनायों को खदेड़ा था। तो अब वो कहता है कि तुम तो पहले कैसे तरफ चारागाह से खेत कैसे बन गए हो? तो वो क्या कहते हैं, पहले तो आदमी ने पेड़ों को काटा और अब अनायों को खदेड़ा था, जैसे आर्यों ने अनार्यों को खदेड़ा था। यानी जो आदमी है वो धीरे धीरे करके सब खराब कर रहा है।
फिर चारागाह की बारी आई, हमें खेत में बदल दिया गया। कुछ समय बाद मैं खेत भी नहीं रहूंगा, यहाँ मकान और दुकानें खड़ी हो जाएंगी। वो कह रहे कि अब चारागाह की बारी आई और हमें खेत बना गया। अब कुछ समय बाद एक ऐसा टाइम आएगा हम खेत भी नहीं रहेंगे, और तो और यहाँ पर मकान और दुकानें खड़ी हो जाएंगी। खेत से विदा ले मैं नदी की ओर बढ़ा। आसपास कुछ पशु पर घास चर रहे थे। तभी किसी के गाने की आवाज सुनाई दी, ओले 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 ओले। मैंने देखा एक युवा चरवाहा पेड़ की छांव में बैठा गा रहा था। मुझे किशन चरवाहे की याद आ गई। हम कुछ दोस्त उनकी बांसुरी सुनने आया करते थे। वह बजाता भी खूब था। पूरा जंगल सुर के जादू से बंद जाता था। पशु चरना और पक्षी चराना बंद कर देते थे। तो अब क्या हुआ, अब जब वह थोड़ा और आगे नदी के पास जा रहा था तब उसे एक स्वर सुनाई दे कि कोई इंसान कुछ ओले ओले करके गा रहा है। उसे देखकर उसे एक ऐसे व्यक्ति की याद आई जिसकी मदद सुन के जितने भी जानवर हैं वहां पर चरना और काम करना अपना बंद कर देते थे। मैंने चरवाहे से पूछा, किशन का पता बता सकते हो? चरवाहा बोला, वह मेरा बाप था, इलाज के बिना मर गया। शहर ले जाने के पैसे नहीं थे, सांप ने काट लिया था। मुझे दुख हुआ। पूछा, तुम बांसुरी नहीं बजाते? तो वो कहता है कि जब वो उससे पूछे कि तुम किशन को जानते हो, कहते हैं वो मेरे पिताजी थे और वो सांप के काटने की वजह से मर गए। मेरे पास पैसे नहीं थे उन्हें अस्पताल ले जाने के। तो उससे पूछता है, क्या तुम बांसुरी नहीं बजाते? चरवाहा बोला, बांसुरी अब जानवरों पर असर नहीं करती। वे फिल्मी गीत सुनना पसंद करते हैं। ओले ओले उन्हें खूब पसंद है, इधर उधर भागते नहीं। मैं चुपचाप नदी किनारे पहुंच गया। वह बीमार की तरह सुस्त लेटी हुई थी। मैंने पूछा, कैसे हो? 20 साल बाद तुमसे मिलने आया हूँ, पहचान तो रही हो ना? तो अब क्या, वो कहता है चारागाह से जो आदमी वहां पे गाने गा रहा होता है वो कहता है कि अब इन्हें बांसुरी समझ नहीं आती, अब इन्हें हिंदी बॉलीवुड गाने पसंद आते हैं, ये कहीं नहीं जाता, अब ये वही सुनते हैं। अब आगे चल के वह नदी के पास पहुंचा। नदी कुछ बीमार सी लग रही थी। वो उससे पूछता है, कैसे हो? 20 वर्ष बाद मिल रहा हूं तुमसे। नदी का म्लान चेहरा पल भर के लिए चमक उठा। बोली, पहचानूंगी कैसे नहीं, तुम ही तो थे जो बड़े बड़े पत्थर रखकर मेरे प्रवाह को रोकना चाहते थे। कहते थे गांव के बाहर मत जाओ। वो कहती है कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानती, तुम तो पत्थर डाल डाल के बस ये कोशिश करते थे कि मैं गांव के बाहर ना जाऊं। मैंने कहा, हाँ, फिर तुम समझाती थी कि नदी की सार्थकता बहने में ही है। वह तालाब की तरह किसी एक गांव में नहीं हो सकती। नदी पर सबका अधिकार होता है। नदी बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, नहीं जीऊंगी। मैंने विहल स्वर में कहा, ऐसा क्यों कहती हो? नदी बोली, अब मैं किसी के काम की नहीं रही। गत्ते के कारखाने ने मेरा पानी प्रदूषित कर दिया है। मेरी सब मछलियां मर चुकी है। मौत के भय से कोई पास नहीं आता। तो अब क्या हुआ, वो कहती है कि कहते हैं कि मैंने कहा, हाँ, फिर तो मुझे समझाती थी कि जो नदी है वो एक जगह नहीं रह सकती थी, उसका हक सिर्फ एक गांव पे नहीं सब पर होता था। वो फिर नदी उससे कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे नहीं लगता अब मैं ज्यादा दिन तक रहूंगी। वो उससे बड़े ही धैर्य स्वर में पूछती कि ऐसा क्यों? कहती है कि ये जो गत्ते की कारखाना इसने मेरे पानी को तक प्रदूषित कर दिया है कि सारी मछलियां मर रही और कोई भी मौत के कारण मेरे निकट नहीं आता और मेरा पानी अब किसी काम का नहीं रहा। मैंने कहा, मैं बैठूंगा तुम्हारे पास, बचपन की तरह तुम्हारे पानी से खेलूंगा। नदी चीखी, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, यह पानी नहीं जहर है, मुझसे दूर रहो, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें माँ जैसा पुराना प्यार नहीं दे सकती। मुझे रोना आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, ओ नई सभ्यता के शहंशाह, ओ तथा कथित सभ्यता के अफलातुनों, देखो तुम्हारी यंत्र सभ्यता ने सारे जंगलों को जख्मी कर दिया है। प्रकृति के सारे कपड़े नोच डाले हैं। तुम्हारे कल कारखाने जंगल के सौंदर्य पर तेजाब का काम कर रहे हैं। तुमने सारी स्वर्गिक जगहों को नरक में बदल दिया है। बंद करो शुभ और सुंदर की ही संसार यात्रा। क्या तुम्हें जंगल की मौत पर मेरा शोक गीत सुनाई पड़ रहा है?
क्या तुम मेरा क्रंदन सुन रहे हो? तो वो उससे कहता है नदी से कि नहीं नहीं, मैं अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम नहीं मरोगी, मैं तुम्हारे पास बैठूंगा और तुमसे खूब बातें करा करूंगा और तुम्हारे पानी से खेला भी करूंगा। नदी एकदम डर के बोलती है नहीं नहीं, मेरे निकट मत आओ, अब मैं तुम्हें पहले की तरह माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती, तुम मेरा पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, तुम मारे जाओगे। इससे वो बहुत ज्यादा बेचैन होकर चिल्ला उठता है, कहता है कि ये तुमने क्या करा? ओ नहीं सभ्यता के शहंशाह, वो सबको चिल्लाते पूछे कि तुम्हारी इतनी, जो तुम ये सब काम कर रहे हो जिसकी वजह से जंगल मरता जा रहा है, जंगल में जहर घुलता जा रहा है, क्या तुम्हें मेरा ये चीख, मेरी ये जो जंगल की मौत का ये जो मैं गान गा रहा हूं, क्या वह सुनाई पड़ रहा है? क्या तुम मेरा क्रंदन सुन रहे हो? ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।